सरकार की सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ी दिक्कत यह कि सरकार अपने आप को संसद के प्रति और देश के प्रति जवाबदेही नहीं मानती है। इधर तो जब से ट्रंप आए हैं मोदी जी की छवि को उसने तार तार कर दिया है। तो ये बहुत ज्यादा चिंता की बात है कि देश का प्रधानमंत्री व्यक्तिगत कारणों से या अपने दोस्तों को बचाने के लिए देश के स्वाभिमान को, देश की संप्रभुता को अमेरिका के हाथों गिरवी रख रहे हैं। पूरी दुनिया जिस संकट से जूझ रही है, भारत एक बड़े संकट में फंसा हुआ दिखाई पड़ रहा है। उस वक्त प्रधानमंत्री जी को आप बोलते हुए कहीं नहीं सुन सकते। ये बाज और चिड़िया की लड़ाई है। अमेरिका बाज है और ईरान चिड़िया बराबर है। लेकिन चिड़िया जो है बाज से लड़ने के लिए अगर साहस से खड़ी हो गई है तो जाहिर है कि दुनिया को लगेगा कि चिड़िया वीर है। तो ये कौन सी बात हो गई कि किसी देश के सुप्रीम लीडर का कत्ल हो जाए, राष्ट्रीय अध्यक्ष का कत्ल हो जाए और आप चुपचाप रहे, आप कुछ बोले ही ना उसके संदर्भ के अंदर। डर अगर वही है जो राहुल गांधी बार बार कहते हैं, एप्स्टीन फाइल्स का और गौतम अडानी पर केस का। ईरान से कोई ऐसा रिश्ता भारत का तो नहीं था कि भारत का रिश्ता खराब था। अमेरिका के डांटने से हमने उससे तेल लेना बंद कर दिया था। नमस्कार। शुक्रवार की रात को एक अच्छी खबर आई कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 2 शिप निकलने की अनुमति दी और वो दोनों शिप भारत की तरफ चल पड़े हैं। दरअसल इसी का इंतजार किया जा रहा था। पिछले काफी समय से कहा जा रहा था कि भारत के ईरान से अच्छे संबंध है, फिर आखिर क्यों भारत ने ईरान के साथ अपने संबंधों की गर्माहट को उस तरह कायम रखा। अब आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से बात की और उसके बाद यह रास्ता निकल गया। ईरान निश्चित तौर पर भारत का पुराना दोस्त था, लंबा दोस्ताना था, लेकिन पिछले इस युद्ध के समय जो रुख हमारा रहा, जिस तरीके से इजराइल और अमेरिका के साथ दिखाई दिए, शायद उसी के कारण भारत को भी परेशानी झेलनी पड़ी। अब चूंकि ये शिप भारत की तरफ आ गए हैं, तो आप सुनिए जो वरिष्ठ पत्रकार शीतल सिंह ने कहा था कि ईरान के साथ हमें अपनी स्थितियां नहीं बिगाड़नी चाहिए थी, अगर नहीं बिगाड़ते तो ऐसी स्थिति नहीं आती। तो हमने कई बड़े पत्रकारों से बातचीत की है। सबसे पहले आप सुनिए शीतल पी सिंह को। हमारे प्रधानमंत्री यूएई के गल्फ के सारे उन देशों को फोन कर रहे थे जो देश माना जाता है कि अमेरिका के साथ है, चाहे प्रत्यक्ष रूप से न हो, लेकिन उनके शासक ऐसे हैं जो माना जाता है इधर उधर वाले हैं, ईरान के विरोधी माने जाते हैं। तो उन्हीं सबको फोन प्रधानमंत्री जी कर रहे थे और रोज ट्वीट कर रहे थे। ईरान पर उनकी कोई बात ही नहीं आई। ईरान से कोई ऐसा रिश्ता भारत का तो नहीं था कि भारत का रिश्ता खराब था। अमेरिका के डांटने से हमने उससे तेल लेना बंद कर दिया था। और उनके राष्ट्रपति की मृत्यु पर हमने 2024 में राष्ट्रीय शोक रखा था। उनके एक राष्ट्रपति हमारे 2003 में गणतंत्र दिवस के परेड के मुख्य अतिथि रहे हैं। ईरान से हम 19 तक लगातार सस्ता और रुपए में तेल लेते रहे हैं। हमारे मतलब एक 2016 में प्रधानमंत्री मोदी वहां की यात्रा करके आए थे। चाबहार में हम उनके साथ एक पोर्ट डेवलप कर रहे थे जिसे ग्वादर का विकल्प बताया गया था, चीनी और पाकिस्तानी जो ग्वादर नाम का पोर्ट है उसका। और उसमें हमने बहुत बड़ी रकम लगाई थी, $120 मिलियन तो हमने पिछले साल ही दिए थे। लेकिन अमेरिका के डांटने की वजह से हम वहां से सब जगह से भाग खड़े हुए। तो ये सब चीजें मिलजुल के भारत की जो एक छवि थी, इधर तो जब से ट्रंप आए हैं मोदी जी की छवि को उसने तार तार कर दिया है। सिवाय ढीठ समर्थकों के और कुछ बेशर्म रिटायर्ड अफसरों के और रिटायर्ड लोगों के जो अपने पदों के लिए ललचाए हुए इस सरकार का समर्थन करते हैं टीवी चैनलों पे, उनके अलावा कोई भी पुराना सभ्य पढ़ा लिखा राजनयिक ऑफिसर या सोचने समझने वाला आदमी, वरिष्ठ पत्रकार, कोई भी इनको तर्क नहीं दे सकता था जो कुछ ये कर रहे थे विदेश नीति के सिलसिले में, अमेरिका से हैंडलिंग में और फिर इजराइल की गोदी में चले जाने पर। एक ऐसे समय में जब एप्स्टीन फाइल्स ने सारी दुनिया को शर्मिंदा कर रखा है और जिसमें इजराइल और अमेरिका के इलीट का ओपन हाथ है, इनकी जासूसी एजेंसियों का हाथ है और दुनिया भर के लोग और भारत के लोगों के भी उसमें ऐसे क्लैंडस्टाइन जिक्र आ रहे थे। और ये बहुत लोग इस बात को अब अमेरिका में कह रहे हैं कि ट्रंप ने ये युद्ध में जल्दी से शामिल होके एक्चुअली एप्स्टीन फाइल पे की वजह से जो दबाव उस पर पड़ रहा था उससे ध्यान बटाने के लिए ये सब किया है। तो ये सब मिलजुल के कुल एक ऐसा हो रहा है कि दुनिया का जो सभ्य समाज है, स्पेन जैसे देश यूरोप में
खड़े हो गए हैं अमेरिका को, उन्होंने सीधे मना कर दिया। ब्रिटेन वगैरह ने, फ्रांस ने, जर्मनी ने, इन्होंने दूसरी तरह से मना किया, सामने से नहीं किया तो पीछे से किया। लेकिन कुल मिला के इस बार ट्रंप जो है अपने इस अभियान में एक समर्थन उस तरह से नहीं जुटा पाए। उनकी इस, वरना अमेरिका जब भी लड़ाई झगड़ा करता था, चाहे उसने इराक पे एक फर्जी बहाना बना के वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन वगैरह किया था, तो यूरोप यूरोप के सब उनके साथ शामिल थे। लीबिया पे किया था तो फ्रांस वंस शामिल थे। इस बार वो मामला नहीं हुआ। इवन इन देशों में, जिन देशों में ईरान ने जवाबी हमले किए, खाड़ी के देश, और मतलब अमेरिकन ठिकानों पर हमले किए, कुछ ऐसे ठिकानों पर भी किए जो व्यावसायिक थे, या कुछ जगहों पे गलत निशाने भी गए, लेकिन ये देश भी लड़ने सामने नहीं आए हैं, अभी तक अपने को अवॉइड कर रहे हैं। पाकिस्तान जैसा देश जो बिल्कुल क्या है, कुछ नहीं, और अमेरिका की पूरी जेब में है वहां की सेना और सब कुछ, उसने तक इन चीजों पर अपना एक रुख रखा, गलत या सही जो भी उनका अपना रुख है वो रुख था। भारत एक अकेला देश है जिसकी कुल मिला के विदेशी नीति और नीति सब मतलब जिसे कहा जाए सार्वजनिक आलोचना का शिकार हुई। और अगर हम सोशल मीडिया वगैरह पे रिएक्शंस वगैरह देखें तो हम पाते हैं कि एक बहुत बड़ी तादाद भारत में भी है जो भारत सरकार के इस रवैये से असहमत होने वालों में संख्या ज्यादा मिली। इस बीच जितने सर्वेक्षण अमेरिका में हुए, उन्होंने पाया कि ट्रंप की लोकप्रियता घटी है। 3 या 4 सर्वे एजेंसियों ने जिन्होंने किया, सब में उनकी लोकप्रियता घटी है। तो मतलब इसमें राजनीतिक रूप से किसी को हम जीतता हुआ नहीं पाते हैं। सैनिक श्रेष्ठता की जहां तक बात है, ये बाज और चिड़िया की लड़ाई है। अमेरिका बाज है और ईरान चिड़िया बराबर है। लेकिन चिड़िया जो है बाज से लड़ने के लिए अगर साहस से खड़ी हो गई है, तो जाहिर है कि दुनिया को लगेगा कि चिड़िया वीर है। और इसीलिए दुनिया में ईरान के पक्ष में वातावरण बन रहा है। जो लोग इस्लामोफोबिक हैं, यानी जो मुसलमानों से नफरत करते हैं, हर बात में उनको गलत सही ठहराने में लगे रहते हैं, उनकी बात दूसरी है। वो दुनिया में हर जगह बहाने और तर्क खोज लेते हैं। ऐसे मामलों के भारत में भी लोगों ने खोज लिए हैं। 1 हफ्ते 10 दिन पहले तक जो ईरान के बारे में जिन्होंने कुछ भी न कहा होगा, पिछले 10 दिनों में उनके पास पूरी पूरी थ्योरेटिकल किताबें आ गई हैं, तमाम रेफरेंस आ गए हैं, तमाम भाषण आ गए हैं, तमाम खारिज करने वाली बातें आ गई हैं। एक्चुअली वो मुसलमानों से नफरत का जो एक विचारधारात्मक आधार है हमारे देश में और दुनिया में, ये उससे पनपाए हुए, उसमें रचे बसे लोग हैं। इनसे हम और कोई उम्मीद नहीं कर सकते कि किसी किस्म की निष्पक्ष या ऐसी ऑब्जेक्टिव बात ये करेंगे, तो वो तो वही कर रहे हैं। लेकिन इन जनरल हमने पाया है कि बहुत सारे ऐसे लोग भी, अमेरिका और वहां के नेता जिस तरीके से पिछले काफी समय से भारत को निर्देश देने की भाषा प्रयोग करते रहे हैं, उसे लेकर देश के एक बड़े वर्ग में गुस्सा है। उन्हें ऐसा लगता है कि भारत और अमेरिका दोनों पुराने देश हैं, पुराने दोनों के संबंध हैं, और अगर दोस्ती है तो बराबरी के संबंध होने चाहिए। लेकिन अमेरिका रह रहकर अपनी भाषा से इस तरीके से जताने की कोशिश करता है कि वो हिंदुस्तान को निर्देश दे रहा है। वरिष्ठ पत्रकार राकेश पाठक का मानना है कि अमेरिका के सामने झुकने का ही यह असर हुआ कि बार बार अमेरिका इस तरीके के निर्देश देता है, और भारत को शुरुआत में ही ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये काम हम क्यों नहीं कर सकते थे? इसमें किस बात का डर था? लेकिन डर है। डर अगर वही है जो राहुल गांधी बार बार कहते हैं, एप्स्टीन फाइल्स का और गौतम अडानी पर केस का, तो ये बहुत ज्यादा चिंता की बात है कि देश का प्रधानमंत्री व्यक्तिगत कारणों से या अपने दोस्तों को बचाने के लिए देश के स्वाभिमान को, देश की संप्रभुता को अमेरिका के हाथों गिरवी रख रहे हैं। हमारा देश तो उस हाल में था, हम तो वे देश रहे हैं। आज जनरल वीपी मलिक का एक ट्वीट है, आप देखिएगा उसको जरूर, थल सेना अध्यक्ष। उन्होंने कहा है कि हमने तो 1988 में मालदीव्स में जाकर, हमको क्राइसिस का कॉल आया, हमको सूचना मिली, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, हमने तो वहां जाकर मिलिट्री एड, वहां सैन्य सहायता प्रदान की, तख्ता पलट रोका मालदीव्स में अब्दुल गयूम का। हमने कहां जाकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काम किए हैं। और हमारे प्रधानमंत्री तो रूस और यूक्रेन का युद्ध एक टेलीफोन पर रुकवा देते हैं ना, वॉर रुकवा दी पापो। तो प्रधानमंत्री ईरान, अमेरिका, इजराइल
का वॉर क्यों नहीं रुकवा पा रहे? इसके बजाय अमेरिका के गुलाम बने जा रहे हैं, अमेरिका का उपनिवेश बन गए हम। तो जिन कारणों की बात बार बार सामने आ रही है उस पर बात होनी चाहिए। हरदीप पुरी का अब तक इस्तीफा न होना इस बात का सबूत है कि कुछ तो है जिसके चलते हमारी सरकार दबी हुई है, डरी हुई है, उसका भयादोहन हो रहा है, वो ब्लैकमेल हो रहे हैं। कुछ तो है कि 11 फरवरी को राहुल गांधी ने संसद में जो कहा था वो सही साबित हो रहा है। राहुल गांधी ने कहा था कि अब हमारी सरकार दूसरे देशों के तय करने पर तेल खरीदेगी। हमें किससे तेल खरीदना है, रूस से या ईरान से, अमेरिका तय करेगा। और आखिर में एक लाइन कही थी कि एक इंडिविजुअल है जो कंप्रोमाइज्ड है, जिसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। आप उस भाषण का अंतिम शब्द और वाक्य देखिएगा, तो क्या सचमुच में हमारे प्रधानमंत्री का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है? क्या वो सचमुच कंप्रोमाइज्ड हैं? अगर नहीं तो अमेरिका के खिलाफ तनकर क्यों नहीं खड़े हो रहे? क्यों नहीं इंदिरा गांधी की तरह बोलते हैं कि हमें जिससे तेल खरीदना होगा खरीदेंगे? अमेरिका कौन होता है ये तय करने वाला, किससे तेल खरीदे? क्यों नहीं वे कह पा रहे कि 0% टैरिफ नहीं रहेगा, अमेरिका से जो माल आयात होगा 5%, 2% कुछ तो टैरिफ लगाइए। मेरी जानकारी में दुनिया का और कोई देश नहीं है जिसने 0% टैरिफ अमेरिका से आने वाले सामान पर स्वीकार किया हो। हमारे तो सारे फैसले अमेरिका सुना रहा है। इसलिए हमारा कहना यह है कि अब हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के 51वें राज्य हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्हाइट हाउस की तरफ से तैनात गवर्नर हैं, और यहाँ पर जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में गवर्नर जनरल हुआ करते थे, वायसराय बाद में कहलाया। तो भारत में अमेरिका का जो राजदूत है सर्जियो गोर, वो भारत में यूएसए का गवर्नर जनरल है। तभी तो वो हमारे पश्चिमी कमान के सेना मुख्यालय में जाकर मीटिंग ले रहा है। हमारे लेफ्टिनेंट जनरल उससे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में ब्रीफिंग दे रहे हैं। वो जाता है, इससे पहले भी राजदूत जाते रहे, हमें उस पर ऐतराज नहीं है। लेकिन हम उससे ब्रीफ क्यों कर रहे हैं? कोई रिपोर्ट पेश कर रहे हैं, दिखा रहे हैं हमने कैसे लड़ाई लड़ी थी, कौन कौन से हथियार थे, क्या रणनीति थी। क्यों बता रहे हैं अमेरिका को? हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम तो उसके राज्य हैं ना, उसका एक सूबा बन चुके हैं हम। अब डोनाल्ड ट्रंप के मनसबदार हैं नरेंद्र मोदी। मुगल काल में मुगल बादशाह अपने मनसबदार बनाया करते थे, 5,000 मनसबदार, 10,000 मनसबदार। उनको उतना उतना अधिकार होता था कि वे इतने पैदल सैनिक रख सकते हैं, इतने घुड़सवार रख सकते हैं। वो बादशाह तय करता था, अपनी मर्जी से नहीं रख सकते थे। ऐसे ही आज की तारीख में नरेंद्र मोदी शहंशाह वक्त, बादशाह सलामत, जिल्ले इलाही डोनाल्ड ट्रंप के मनसबदार हैं। बिना उसकी मर्जी के पत्ता भी नहीं खड़कता भारत में। ये बेहद शर्म की बात है। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। जब नोटबंदी होनी थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रात पहले टीवी चैनल पर आकर नोटबंदी का ऐलान किया था। अब जब देश के सामने एक बड़ा संकट दिखाई दे रहा है, गैस का संकट तो विजिबल है, चारों तरफ लोग लाइनें लगाए हुए तमाम राज्यों में दिखाई दे रहे हैं। सरकार का कहना है कि कुछ लोग कालाबाजारी के लिए जमाखोरी कर रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। कोई संकट नहीं है गैस का। लेकिन क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस समय सामने आकर राष्ट्र के नाम संदेश नहीं देना चाहिए? सुनिए, वरिष्ठ पत्रकार और देश के बड़े संपादक रहे आशुतोष ने साफ कहा कि इस समय अगर जनता के बीच से भ्रम की भी अगर स्थिति है और उसे दूर किया जाना है तो प्रधानमंत्री को सामने आना चाहिए। जब तक प्रधानमंत्री सामने नहीं आएंगे लोगों में विश्वास कैसे होगा? और जब भी इस तरह के मौके आते हैं तो ना जाने क्यों प्रधानमंत्री नहीं दिखाई देते। सुनिए जरा। देखो विक्रांत, सरकार की सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि सरकार अपने आप को संसद के प्रति और देश के प्रति जवाबदेही नहीं मानती है। अन्यथा कोई कारण नहीं है कि इस वक्त जिस संकट से पूरा देश जूझ रहा है, उस संकट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हमने राष्ट्र के नाम संबोधन
नहीं सुना। जबकि कई बार ऐसा हुआ जबकि राष्ट्र के नाम संबोधन करते हैं, बहुत छोटी छोटी चीजों पर उन्होंने राष्ट्र के नाम संबोधन किया है। लेकिन इस वक्त पूरी दुनिया जिस संकट से जूझ रही है, भारत एक बड़े संकट में फंसा हुआ दिखाई पड़ रहा है, उस वक्त प्रधानमंत्री जी को आप बोलते हुए कहीं नहीं सुन सकते। कायदे से उनको राष्ट्र के नाम संबोधन करना चाहिए, जो लोगों की चिंताएं हैं, जो लोगों के कंसर्न्स हैं, और लोगों को भरोसा देना चाहिए, उनको विश्वास में लेना चाहिए और बताना चाहिए कि प्रधानमंत्री इस वक्त अपने काम में जुटे हुए हैं और देश को किसी तरीके की चिंता करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, वो संसद के प्रति तो अपनी जवाबदेही को मानते ही नहीं। आप हार्डली उनको संसद के अंदर देखते हैं। कभी जब उनको भाषण देना होता तो आ जाते हैं, और उसमें भी किसी सवाल जवाब का जवाब वो दे नहीं देते, सिर्फ एक तरफा अपने तरीके से बातचीत करते हैं। तीसरी बात, जयशंकर जैसे लोगों की तो कोई अहमियत ही नहीं है। वो सिर्फ एक, उनको जितना कहा जाता है उतना ही वो पढ़ते हैं, उतना ही वो बोलते हैं, उससे ज्यादा उनकी कोई अहमियत इस सरकार के अंदर है नहीं। बल्कि ये मैं जयशंकर को जिम्मेदार ठहराऊं, इस सरकार के जितने मंत्री हैं, अगर एक दो को छोड़ दीजिए, अमित शाह को छोड़ दीजिए, बाकी सारे मंत्रियों की स्थिति वही है कि सब एक तरीके के रोबोट्स हैं, और उनके अंदर एक सॉफ्टवेयर फिक्स कर दिया गया है। उसके माध्यम से जो कुछ उनको जो फॉर्मेटेड होता है उस हिसाब से बोलते हैं, उस हिसाब से काम करते हैं, किसी की अपनी कोई आजादी नहीं। तो ये जो स्थिति है, ये इस स्थिति दरअसल वर्तमान समस्या के लिए जिम्मेदार है। जब कैबिनेट, जो हमारे यहाँ प्रधानमंत्री की जो स्थिति है, इज फर्स्ट अमंग इक्वल्स, और कलेक्टिवली कैबिनेट संसद के लिए जिम्मेदार होती है। प्रधानमंत्री अकेले संसद के लिए जिम्मेदार नहीं होता, पूरी कैबिनेट संसद के लिए जिम्मेदार होती है। इसलिए हमारे कलेक्टिव लीडरशिप एक तरीके से मानी गई। हालांकि जब पावरफुल प्राइम मिनिस्टर होते तो कलेक्टिव लीडरशिप का मतलब सिर्फ नेता की लीडरशिप होती है। अब इस पूरे संकट को अगर आप ध्यान से देखिए, 27 फरवरी से संकट शुरू हुआ है। सबसे पहला ब्लंडर इस सरकार ने क्या किया है कि ईरान पे हमला होने वाला था, 2 दिन पहले प्रधानमंत्री इजराइल चले गए, जबकि पूरी दुनिया को लग रहा था वहां कुछ ना कुछ होने वाला है और कुछ हो सकता है। ऐसे में वहां उनका जाना क्या था, उसके पीछे का प्रयोजन क्या था, क्या कारण था, कुछ भी किसी को मालूम नहीं है, और ना उसके बारे में किसी तरीके का खुलासा किया गया। दूसरी बात, जब पहले ही हमले में वहां के ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खमनेई का जब कत्ल हुआ, तो उस वक्त भारत को कम से कम शोक प्रस्ताव करना चाहिए था। निंदा तो अगर ना भी करें आप, तो कम से कम शोक तो जता सकते थे आप। उनके वहां के जो लोग हैं उनके दुख में शामिल तो हो सकते थे, तो वो भी आपने करना उचित नहीं समझा। 6 दिनों के बाद आपका जो विदेश सचिव है वो जा रहे हैं और ईरानी एम्बेसी में जाके उनके नोटबुक में लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि तब तक सोनिया गांधी का लेख आ चुका था अखबार के अंदर, जिसमें उन्होंने सरकार की जबरदस्त तरीके से तीखी भर्त्सना की थी। साथ ही साथ देश के अंदर एक आउटरेज था कि भाई ये कौन सी बात हो गई कि किसी देश के सुप्रीम लीडर का कत्ल हो जाए, राष्ट्रीय अध्यक्ष का कत्ल हो जाए, और आप चुपचाप रहे, आप कुछ बोले ही ना उस संदर्भ के अंदर। उसके बाद आप देखिए कि जो ऑपरेशन मिलन के माध्यम से जो ईरानी आया था, ईरानी बेड़ा आया था आइरिस देना, उसको डुबो दिया गया, उस पर भी आप बिल्कुल चुप रहे। तो ये जो स्थितियां पैदा हो रही हैं, या तो सरकार पूरी तरीके से कंफ्यूज्ड है, या फिर सरकार पूरी तरीके से इजराइल और अमेरिका के हाथों इस वक्त सरेंडर्ड है। दूसरा कोई रास्ता मुझे दिखाई नहीं पड़ता कि अब स्पेन जैसा छोटा सा देश जिसकी कितनी आबादी है, जो कोई बहुत डेवलप्ड कंट्री नहीं है डेवलप्ड कंट्री, लेकिन इकोनॉमिकली बहुत प्रॉस्परस कंट्री नहीं है, वो अगर जो डोनाल्ड ट्रंप के सामने खड़ा हो सकता है, बोल सकता है, तो हम क्यों नहीं बोल सकते? दक्षिण अफ्रीका बोल सकता है, ऑस्ट्रेलिया बोल सकता है, हम क्यों नहीं बोल सकते? तो ये बात बिल्कुल समझ के परे, जिसे कहते हैं ना कि लॉजिक डिफाइंग एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट, कि उसका कोई तर्क ही समझ में नहीं आता, क्यों ऐसा किया जा रहा है, किस लिए किया जा रहा है, उसके पीछे का कारण क्या है। देखिए, संघर्ष भले ही ईरान, इजराइल और अमेरिका का है, अगर ये थोड़ा और लंबा चला तो पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ेगा। भारत इसकी चपेट में ज्यादा आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि भारत की जो ऊर्जा की जरूरतें हैं, तेल की जरूरतें हैं, पूरी हम लोग बड़े पैमाने पर आयात पर निर्भर है। तो आयात तभी होगा जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा, क्योंकि बड़ी जरूरत का सामान वहां से आता है। तो भारत को इस समय बड़ी कूटनीति के साथ काम लेना चाहिए, और उम्मीद ये की जानी चाहिए कि जो हुआ सो हुआ, अब आगे भारत अपने हितों के साथ किसी तरह से भी इसे स्थिति को सामान्य करते हुए दिखाई दे, और जो संकट बनता हुआ दिखाई दे रहा है उससे किसी तरह से बचा जा सके। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपसे यही अनुरोध कि आप दास स्वतंत्र के साथ अपना साथ बनाए लगिए। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो कमेंट में राय देना जरूर, अपना कमेंट में राय जरूर दीजिए, और लाइक शेयर जरूर कीजिए। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है, सब्सक्राइब कर लीजिए।